लेक्चर नंबर 42 पार्ट 1। हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है इंड AS 23। इंड AS 23 क्या है? बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट क्या होता है? बोरिंग कॉस्ट क्या होता है? सबसे पहले आप नॉर्मल चीज़, कोई भी तुम लोन लिए हो, 10 लाख का लोन है तुम्हारा, उसका इंटरेस्ट रेट 10% है, तो तुम्हारा 1 लाख का इंटरेस्ट बन रहा है। मतलब उस लोन को लेने के लिए, जो लोन तुमको मिला है, उसको उस लोन की वजह से तुमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। उस लोन की वजह से तुमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो जो इंटरेस्ट है तुम्हारा बोरिंग कॉस्ट है। तो जनरली जो भी बोरिंग कॉस्ट होता है, जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, वो हम लोग कहाँ लिखते हैं? उसको हम लोग एक्सपेंस आउट करते हैं। कहाँ? P&L में। ये बात तो तुमको पता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ केस में क्या होता है कि जो बोरिंग कॉस्ट है उसको हम लोग PL में ना बेच के, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस को PL में ना बेच के, हम लोग कैपिटलाइज कर देते हैं। ये कब होता है? ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। कुछ कुछ केस में जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है उसको PL में एक्सपेंस आउट ना करके हम लोग उसको कैपिटलाइज कर देते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, वो कब होता है पता करेंगे हम लोग। इंटरेस्ट कितना तरीके का होता है? इंटरेस्ट 2 तरीके का होता है। एक कूपन रेट इंटरेस्ट, जैसे कि डिबेंचर एट द रेट 10%, तो कूपन रेट हो गया 10%। एक दूसरा रेट होता है इंटरेस्ट का, जिसको कहते हैं EIR मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जो कूपन रेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस प्रीमियम प्लस डिस्काउंट, इस सब को ऐड कर दो तो तुमको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पता चलता है। हम लोग जो बुक्स में अपने P&L में जो P&L मतलब जो बुक्स है, उसमें हम लोग कौन सा इंटरेस्ट रेट यूज़ करते हैं? EIR या फिर नॉर्मल कूपन रेट? हम लोग EIR से बुक करते हैं एक्सपेंस को। थोड़ा याद रखना, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी देखोगे जो एलिटी टेबल बनता था तो उसमें EIR के हिसाब से हम लोग अधिक करते थे। अगर नहीं करते तो बुरा, दूसरा चीज़ हमको याद नहीं है। सर बोले हैं कि EIR का ही हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, बात ख़त्म। ओके, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अभी हम लोग बोल रहे थे क्या कि कोई कोई केस में इंटरेस्ट को हम लोग PL में ना भेज के कैपिटलाइज कर देते हैं। तो कौन सा केस है? जब भी हम लोग लोन लिए हैं कोई एसेट को बनाने के लिए, और वो एसेट एक क्वालिफाइंग एसेट है, तो जो भी उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट लग रहा है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। मतलब एक लाइन में फिर से बोलो, कौन सा इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे? हम लोग उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे जो देना पड़ रहा है ऑन द लोन विच इज़ फॉर क्वालिफाइंग एसेट। मतलब क्वालिफाइंग एसेट के लिए जो लोन मिला है उसके ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट है ना, उसको हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, फिर से एक बार, बोरिंग कॉस्ट हम लोग क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर जो लोन ले रहे हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वही हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, अदरवाइज कैपिटलाइज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलो हाँ ओके। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? तुम तो बोल दिया कि भाई क्वालिफाइंग एसेट होगा तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, लेकिन क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? सारे एसेट को क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं? नहीं, जो भी एसेट को बनने में सब्सटैंशियल टाइम लग रहा है, दैट एसेट इज देन ओनली दैट एसेट विल बी नोन एज क्वालिफाइंग एसेट। मतलब बनना मतलब क्या? उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तब? हाँ ब्रो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तब। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इज इट इज़ एन एसेट विच टेक्स सब्सटैंशियल टाइम फॉर बिकमिंग रेडी टू यूज़ और इंटेंडेड फॉर सेल। दो पॉइंट है क्वालिफाइंग एसेट का, सब्सटैंशियल टाइम और रेडी टू यूज और सेल। जो ये दोनों डेफिनेशन फिट कर रहा है वो क्वालिफाइंग एसेट है। ब्रो, सब्सटैंशियल टाइम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इंड AS 16 अकॉर्डिंग टू AS 16 सब्सटैंशियल टाइम मतलब 12 महीना। लेकिन इंड AS में इट इज़ अपॉन द जजमेंट ऑफ द पर्सन, इट मे बी 3 months ऑल्सो, इट मे बी 1 year ऑल्सो। तो सब्सटेंशियल टाइम होना चाहिए, वो तुमको क्वेश्चन के हिसाब से पता चल जाएगा कि सब्सटेंशियल टाइम है कि नहीं है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। बोरोइंग जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है स्पेसिफिक बोरोइंग, एक होता है जनरल बोरोइंग। ठीक है, अब दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, तुम आ जाओ पेज नंबर 2 पे सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 1, लोन लिया गया 1 अप्रैल को 100 करोड़ का, इंटरेस्ट रेट 12%। इस पूरा क्वेश्चन में दूसरा कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, तो यही इंटरेस्ट रेट तुम्हारा EIR है। ठीक है, 1 अप्रैल को लोन लिया है। कितने दिन का लोन है? 12 महीना का। लोन हम लोग लिए क्यों? कंस्ट्रक्शन करने के लिए।
किस चीज़ का, बिल्डिंग का, जो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को और कंप्लीट हुआ 31 मार्च 12 को, 12 महीना लगा है कंप्लीट होने में। एज़ पर माई जजमेंट ये सब्सटैंशियल है, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है। कंपनी इन्वेस्ट किया है आइडल फंड एंड अर्न 0.5 करोड़, मतलब 50 लाख रुपया। जब भी लोन लिया 100 करोड़ का 1 अप्रैल को, तो उस दिन अपना एसेट बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पूरा 100 करोड़ तो खर्च नहीं किया होगा बनाने में, धीरे धीरे करके खर्च किया होगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में 10 लाख खर्च किया, तो 90 लाख उसका बचा तो वो इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे इन्वेस्ट करते करते उसके पास पूरा साल भर में उसको इनकम मिला 50 लाख रुपया, ठीक है। हमको कैलकुलेट करना है बोरोइंग कॉस्ट, जो कैपिटलाइज करेंगे हम लोग अति में क्वालिफाइंग एसेट में। तुमको तो पता है कि हम लोग वही बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे एसेट में जब वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट है, हमारी क्वालिफाइंग एसेट है, तो हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन कितना कैपिटलाइज करेंगे, क्वेश्चन में देखते हैं। 100 करोड़ का लोन था, पहले पता करो कि टोटल इंटरेस्ट कितना है। टोटल इंटरेस्ट 100 करोड़ पे 12% है, कितना हो गया, 12 करोड़ रुपया। 12 करोड़ तुम्हारा इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये 12 करोड़ इंटरेस्ट से तुमको कितना अपने कैपिटलाइज करना है क्वालिफाइंग एसेट में। इसमें बोल रहा है कि लोन 12 महीना का था और तुमको एसेट बनाने में भी 12 ही महीना लगा, मतलब कि जो पूरा 12 करोड़ है वो पूरा इसी क्वालिफाइंग एसेट का है। तो पूरा 12 करोड़ तुम्हारा हो जाएगा अथी में चला जाएगा, 12 करोड़ एलिजिबल है क्वालिफाइंग एसेट के में कैपिटलाइज होने का। लेकिन एक और बात बोला है कि हम इस लोन को इन्वेस्ट भी किए थे कहीं, तो उससे पैसा भी आया है, तो हम पूरा 12 करोड़ अपना कैपिटलाइज नहीं करेंगे। 12 करोड़ में से 50 लाख हमारा प्रॉफिट भी, इनकम भी है, तो कितना कैपिटलाइज होगा, 11.5 करोड़, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखोगे, उसमें बोल रहा है कि बिल्डिंग हमारा 12 महीना में ना ख़त्म होके 9 महीना में बन गया, मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर में, 30 सितंबर बोल रहे हैं, हमारा 31 दिसंबर को ही बन गया, समझे, मतलब 9 ही महीना में बन गया। तो अब कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा। हमारा सबसे पहला काम क्या है, टोटल बोरिंग ढूंढना कि बोरिंग कितना का था। तो पड़ा टोटल बोरिंग कॉस्ट कितना था, टोटल बोरिंग कॉस्ट हमारा 12 करोड़ है, लेकिन ये तो पूरा 12 महीना का है, इसमें से तो 9 ही महीना में वो तुम्हारा एसेट बन रहा है, तो कितना कैपिटलाइज होगा इंटरेस्ट, सिर्फ 9 महीना का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, कर दिया। लेकिन वो जो 9 महीना का इंटरेस्ट है उसमें तुम कुछ लोन जो इन्वेस्ट किए थे उससे भी इंटरेस्ट आया है, तो 9 महीना का जो इंटरेस्ट है, जो 9 करोड़ रुपया है, उसमें माइनस करोगे 50 लाख रुपया, तो 8.5 करोड़ तुम अपना कैपिटलाइज करोगे। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो हम इंटरेस्ट हमको मिल रहा है इन्वेस्ट करके, वो तो पूरा साल में मिल रहा है, तो 9 ही महीना वाले में क्यों हम पूरा 50 लाख अति माइनस किए। कुछ पार्ट 9 महीना में करते हैं, कुछ पार्ट अति में करते हैं, लेकिन हम लोग अज्यूम किए हैं कि जो इंटरेस्ट मिला हमको 9 ही महीना मिला है, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, तीसरा एग्जाम्पल। लोन लिए हम लोग 1 अप्रैल को 100 करोड़ का @ 12%, 12 महीना का है। फंड ये जो 100 करोड़ हमको मिला है उसको हम यूटिलाइज कैसे किए, 1 अप्रैल को हम लोग 30 करोड़ एक्सपेंस किए और बाकी का 70 करोड़ एक्सपेंस किए हैं 1 अगस्त को। आइडल फंड जो भी था उसको इन्वेस्ट किए @ 7% पर एनम, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में हमको कोई रेट उट नहीं दिया था कि कितना परसेंट में इन्वेस्ट किए थे, सीधा बोल दिया था कि 50 लाख लोगों को मिला, इसमें रेट दिया हुआ है 7%। लोन हम लोग लिए थे किस लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जो 12 महीना लगा बनने में, तो ये सब्सटेंशियल एसेट है, तो ये सब्सटेंशियल टाइम है, ये क्वालिफाइंग एसेट हो गया, तो हम लोग अपना बोरिंग कॉस्ट इसमें कैपिटलाइज करेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। पहला काम हम लोग करते हैं टोटल बोरिंग कॉस्ट ढूंढते हैं। टोटल बोरिंग कॉस्ट है हमारा 100 करोड़ पे 12%, दैट इज 12 करोड़ रुपये, ठीक, 12 करोड़ रुपये, ओके। एसेट को बनाने में कितना टाइम लगा, 12 महीना। लोन कितना था, 12 ही महीना का, तो 12 महीना का लोन था और 12 महीना बन गया, 12 महीना का इंटरेस्ट था 12 करोड़ रुपया, तो उतना ही टाइम सेम टाइम हमको इसको बनाने में लगा है, तो पूरा 12 करोड़ हम कैपिटलाइज कर देंगे। लेकिन एक और बात बोला है क्या कि हमको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो पूरा 12 करोड़ न जाके 12 करोड़ में से जो भी इनकम मिला उसको माइनस करके करेंगे। इनकम कितना हुआ वो कैसे निकालेंगे, बोल रहा है 7% हुआ है, 7% हमको इनकम मिलेगा, लेकिन कोई अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तब ना, जिसमें कितना इन्वेस्ट किए हो, 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हो, नहीं 1 अप्रैल को ही लोन मिला था और 1 अप्रैल को ही तुम 30 करोड़ डाल दिया, तो 30 करोड़ तो इन्वेस्ट नहीं हुआ, तुम 70 करोड़ इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन और वो भी 70 करोड़ जो इन्वेस्ट किया था तुम 1 अप्रैल को, वो 1 अगस्त को एक्सपेंस कर रहे हो, मतलब ये 70 करोड़ इन्वेस्ट कितना रहा होगा, 4 महीना तक, अप्रैल मई जून जुलाई, 1 अगस्त को तो एक्सपेंस हो गया,
तो 4 महीना इन्वेस्टेड था, तो 4 महीना का 70 लाख का तुम इंटरेस्ट निकाल दो और 12 करोड़ में से माइनस कर दो, तो उतना कैपिटलाइज हो जाएगा, बात खत्म। इलस्ट्रेशन 6 जो है एकदम वैसा ही है, बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, ये बात की हम लोग किसका, ये हम लोग बात किए स्पेसिफिक बोरोइंग का। इसमें तुमको एक बात समझ में आया होगा, ये जो भी जस्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़े कि कैप की एक्सपेंस किए थे हम लोग 1 अप्रैल को और उसके बाद 1 अगस्त को, तो हम एक्सपेंस कैसे किए, हमको उससे कोई मतलब नहीं था कि कितना इंटरेस्ट बन रहा है। हम लोग सीधा इंटरेस्ट कितना पे निकाल दिए कि 100 करोड़ मिला था, तुम 12 महीना यूज़ किया तो तुम्हारा, और तुम 12 महीना यूज़ करो 10 महीने यूज़ करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है इतना करोड़ रुपया, ठीक है, 12 करोड़ बन रहा है, तुम कैपिटलाइज कर दो क्योंकि 12 ही महीना लगा तुमको बनाने, लोन भी 12 महीने का था, कैपिटलाइज एसेट भी 12 महीने में लगा, बस ठीक है, ओके। और हम लोग इसमें जो भी इंटरेस्ट हमको मिला उसको हम लोग क्या किए कि माइनस कर दिए, जो भी इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला उसको हम लोग उसको माइनस कर दिए, ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग बात करते हैं जनरल बॉरोइंग का। व्हाट इज़ जनरल बॉरोइंग? स्पेसिफिक बॉरोइंग पहले समझो क्या है। स्पेसिफिक बॉरोइंग मतलब कि वो मशीन को बनाने के लिए, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए ही हम लोग लोन लिए थे, हाउस लोन लिए थे हम लोग, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए लोन लिए थे। लेकिन जनरल बॉरोइंग क्या होता है कि हम लोग लोन ले लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल तुम पेज नंबर 4 पे देखोगे, 4 ही है ना, पेज नंबर 4 पे देखोगे, एक आदमी है जो 1 अप्रैल को 3 गो लोन लिया। एक टर्म लोन लिया 12% पे 100 करोड़ का, एक बैंक लोन लिया 14% 75 करोड़ का, डिवेंचर लिया 8% का 125 करोड़ का, टोटल लोन लिया 300 करोड़ का, और अलग अलग रेट पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसको यूटिलाइज किस में कर रहा है, बिल्डिंग बनाने में यूटिलाइज कर रहा है। बिल्डिंग बनाने में टाइम लगा उसको 1 साल, ठीक है। यूटिलाइज कैसे कर रहा है, जो 300 करोड़ उसको मिला है उसमें से 50 करोड़ 1 अप्रैल को यूज़ कर रहा है, 1 जुलाई को 75 करोड़ यूज़ कर रहा है, और 1 जनवरी को 25 करोड़ यूज़ कर रहा है। मतलब टोटल कितना यूज़ कर रहा है, 150 करोड़। 300 करोड़ में से 150 करोड़ यूज़ कर रहा है अलग अलग डेट में। हमको इसमें पता करना है कि कितना बोरोइंग कॉस्ट, 300 करोड़ के ऊपर 100 करोड़ के ऊपर 12% है, 75 के ऊपर 14% है, और 125 के ऊपर 8% है, तो कितना हम लोग अधिक कैपिटलाइज करेंगे भाई। कौन सा रेट यूज़ करें हम, 12% यूज़ करें, 14% यूज़ करें, 8% यूज़ करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो जब भी जनरल बोरोइंग का क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में पहला पॉइंट आएगा कि भाई रेट कौन सा यूज़ करें। इसीलिए जब भी जनरल बोरोइंग का क्वेश्चन आए तो तुमको 2 स्टेप में क्वेश्चन बनाना है, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 है कि तुमको रेट ढूंढना होगा, और ये रेट कौन सा होगा, इस रेट को कहेंगे कैपिटलाइजेशन रेट। मतलब ये जो रेट ढूंढेगा उसी से पता कर पाओगे कि कितना कैपिटलाइज होगा, तो हम लोग कैपिटलाइजेशन रेट ढूंढते हैं। कैपिटलाइजेशन रेट ढूंढते कैसे हैं, क्या है फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला है वेटेड एवरेज कॉस्ट का। वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना निकलता है, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है वो डिवाइडेड बाय टोटल लोन इंटू 100। 3 को चीज़ लिए हो, 75 करोड़ कितना है, 100 करोड़ पे 12% का इंटरेस्ट बन रहा है, मतलब 12 करोड़ रुपया। 75 करोड़ पे 14% इंटरेस्ट बन रहा है, मतलब 10.5 करोड़, और 125 करोड़ पे 8% इंटरेस्ट बन रहा है, मतलब 10 करोड़। तो टोटल इंटरेस्ट तुम दे रहे हो 32 करोड़। कितना के ऊपर दे रहे हो, 300 करोड़ का लोन के ऊपर 32 करोड़ का इंटरेस्ट दे रहे हो। तो तुम कितना तुम कितना रेट, तुम्हारा इंटरेस्ट का रेट क्या हुआ, वो हुआ तुम्हारा 10.83। भले ही अलग अलग रेट है, लेकिन एक कंबाइंड कैपिटलाइज जो वेटेड एवरेज रेट हुआ वो तुम्हारा हुआ 10.83। इसी वेटेड एवरेज रेट को हम लोग कहते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। तो तुमको पता चल गया कि ई इंटरेस्ट रेट यूज़ करना है, 3 को इंटरेस्ट रेट यूज़ करना है, 3 को दिया हुआ था, लेकिन तुमको तीनों में से कोई नहीं करना है, यूज़ करना है कौन सा, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, कैपिटलाइजेशन रेट। चलो पता चल गया कि ठीक है कैपिटलाइजेशन रेट यूज़ करना है, ठीक है, रेट पता चल गया। अब हमको अमाउंट ढूंढना है जिसके ऊपर इसको रेट मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितना बोरिंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे। ट्रू। तो स्टेप 2 में हम लोग ढूंढेंगे कि बोरोइंग कॉस्ट कितना है हमारा, ठीक है, जो अमाउंट है वो अमाउंट मतलब कौन सा अमाउंट पे मल्टीप्लाई करना है। तुमको जिस तरीक़ा से ये लोग अपना लोन को यूटिलाइज़ किया है ना, उस उतना ही अमाउंट पे तुमको मल्टीप्लाई करके निकाल के देना है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को 50 करोड़ इन्वेस्ट किया, 50 करोड़ यूज़ किया है, तो 50 करोड़ के ऊपर 10.83 लगा दो। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है 50 करोड़ के ऊपर वो कितना दिन का है, वो 1 अप्रैल से लेके तुम्हारा 31 मार्च तक का है,
तो 12 महीना का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। 75 करोड़ हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं लेकिन 1 जुलाई को, तो 75 करोड़ इंटू 10.83 करोड़, लेकिन ये कितना दिन इस ये 75 करोड़ के ऊपर कितना दिन का इंटरेस्ट बनेगा, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का। उसके बाद 25 करोड़ के ऊपर 10.83 लगा दो, लेकिन कितना दिन का, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का। तो तुमको पता चल जाएगा कि 12 करोड़ 18,40,00,000 रुपया तुमको बोरिंग कॉस्ट में इन्वेस्ट कर, बोरिंग कॉस्ट है जिसको तुम कैपिटलाइज कर सकते हो। मतलब टोटल इंटरेस्ट था 32 करोड़, जिसमें से 12.184 तुम कैपिटलाइज कर सकते हो, और बाकी का जो 20 करोड़ है वो कहाँ जाएगा, पीएल में, ठीक है। एकदम दिमाग में फिट हो गया तुमको। जो भी हम लोग वो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते हैं हम लोग वो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते हैं जो क्वालिफाइंग एसेट में काम आया है। जो क्वालिफाइंग एसेट में काम नहीं आया है वो इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज ही नहीं करते हैं, उसको तो पीएल में भेज देते हैं। तो इसमें हमको कैपिटलाइज कितना करना था, सिर्फ 12 करोड़, तो बाकी का जो 20 करोड़ है वो पीएल में जाएगा। दिमाग में फिट बैठ गया, परफेक्ट। तुमको हम डिफरेंस दे देते हैं कि स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग का जब भी क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस क्या होता है। पहला, जब स्पेसिफिक बोरोइंग होता है तो हम लोग ये नहीं चेक करते हैं कि किस तरीके से कब यूटिलाइज हो रहा है। जब तुम देखोगे अपना एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन दिया हुआ है कि 1 अप्रैल को कितना 30 करोड़ दिया है, 1 अगस्त को 70 करोड़ दिया है। तो हम लोग जब कैलकुलेट की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग टू बी कैपिटलाइज, तो उसमें पूरा 100 करोड़ के ऊपर 12% लगाए। हम लोग पहले 30 करोड़ पे 12%, उसके बाद फिर 70 करोड़ पे 12% नहीं लगाए, और उसके बाद 30 करोड़ पे 12 महीना का, और 70 करोड़ पे फिर 1 अगस्त से 31 मार्च का हम लोग नहीं लगाए, उसमें पूरा 100 करोड़ पे हम लोग लगा दिए। तो जब भी स्पेसिफिक बोरोइंग होगा तो हम पूरा साल इन द सेंस जितना दिन तक कैपिटलाइज एसेट, जितना दिन तक क्वालिफाइंग एसेट बन रहा था तब तक हम लोग लगा देंगे उसको, ठीक है। लेकिन वही जब जनरल बोरोइंग करेंगे तो हमको उससे मतलब नहीं है कि कितना दिन लगा, ऐसे मतलब कि हम ये नहीं देखेंगे कि कितना का टोटल लोन था। इसमें तो 300 करोड़ का लोन था, ठीक है। तो पूरा 300 करोड़ के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट रेट नहीं लगा रहे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि कितना एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, और उसके हिसाब से कितना एक्सपेंस हुआ और कब हुआ है, उस हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करके पता करते हैं कि कितना हमको कैपिटलाइज करना है। इसलिए पहला डिफरेंस, टाइम ऑफ स्पेंडिंग लोन हम लोग स्पेसिफिक में नहीं देखते हैं, लेकिन जब जनरल बोरोइंग का चेक करेंगे तो देखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब स्पेसिफिक लोन होता है तो जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ रहता है हम लोग वो उसी पे हम लोग मल्टीप्लाई करके दे देते हैं। लेकिन जब जनरल बोरोइंग होता है तो हम लोग एक अलग से इंटरेस्ट रेट ढूंढते हैं, क्योंकि उसमें 3-4 को इंटरेस्ट रेट दिया रहता है, तो एक वेटेड एवरेज रेट निकालना होता है, ठीक है। स्पेसिफिक में जब भी हम लोग जनरली जब हम लोग क्या करते हैं कि जब लोन मिलता है तो हम लोग कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम आता है। तो स्पेसिफिक लोन में उस इंटरेस्ट इनकम को तुम माइनस करोगे तो जो नेट तुम्हारा जो बोरिंग कॉस्ट होता है उसको कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन कभी भी तुम देखोगे तो जनरल में जब भी जनरल बोरिंग होगा उसमें इंटरेस्ट तुम लोन कभी जो लोन इन्वेस्ट किए हो उसका इंटरेस्ट तुम माइनस नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? उसका रीज़न ये है कि स्पेसिफिक बोरिंग में हम लोग, उसका रीज़न यही है मेरे भाई, जब भी स्पेसिफिक बोरिंग का जब हम लोग बोरिंग कॉस्ट निकालते हैं तो पूरा साल के ऊपर, मतलब पूरा साल इन द सेंस जो पूरा लोन है उसके ऊपर निकाल देते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि 300 करोड़ में से सिर्फ इसका 150 करोड़ ही यूज़ किया, वो नहीं देखते, पूरा 300 करोड़ पे कर देते हैं। तो ज़्यादा एक तो कर रहे होते हैं और तब हमको कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जनरल बोरिंग में तो जितना हम लोग एक्सपेंस किए हैं उतना ही बुक कर रहे होते हैं, तो कुछ माइनस करने का जरूरत नहीं है। ये एक लॉजिक है जो हमको नहीं समझ में आया, जो हम सोचे थे और जो सब लोग सोचा था क्या, कि जनरल बोरिंग में पता नहीं होता है कि लोन हम लोग क्यों ले रहे हैं। तो हो सकता है कि हम इन्वेस्ट कर दिए होंगे कोई दूसरा चीज़ में, हम लोन लिए थे, लोन लिए तो कुछ चीज़ के लिए, हम बिल्डिंग में बना दिए, तो उसी बिल्डिंग के लिए तो इन्वेस्ट नहीं किए थे। कोई लॉजिक नहीं बढ़ता है कि हम इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट पैर उसको माइनस करें उस इंटरेस्ट एक्सपेंस से जो बिल्डिंग बनाने में आ रहा है, ठीक है। तो 3 चीज़ हर वक्त याद रखना, स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग के बीच का डिफरेंस। पहला, जो टाइम ऑफ स्पेंडिंग है हम लोग स्पेसिफिक में नहीं मैटर करता है क्योंकि वो उसी बिल्डिंग के लिए है। जनरल में मैटर करता है कि कितना एक्सपेंस तुम कब बुक कर रहे, कितना एक्सपेंस कब कर रहे हो। रेट जो होता है स्पेसिफिक में नॉर्मल रेट और जनरल में तुम्हारा कौन सा रेट यूज़ करता है, कैपिटलाइजेशन रेट। और उसके बाद तीसरा जो है आइडल फंड पे जो हमको इन्वेस्ट करके जो रिटर्न आ रहा है उसको हम लोग माइनस करेंगे स्पेसिफिक फंड में, जनरल बोरिंग में कभी नहीं करेंगे। बाय बाय।